Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today I am going to tell you about a very important romantic poet, William Blake. I shall tell you about the introduction, biography, Blake as a romantic poet. I shall tell you also about his work, the songs of innocence and the songs of experience, and at the last, conclusion. So let's get started. So in the beginning I'm going to discuss about introduction. ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, विलियम ब्लेक जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पोइट हैं जो कि BS इंग्लिश में और MA इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं. ठीक है, इनकी बहुत सी पोएम्स को भी पढ़ा जाता है. बट नाउ इन दिस लेक्चर मैं आपको सिर्फ इनकी बायोग्राफी के बारे में बताऊंगी. इनके जो वर्क्स हैं इनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे माइंड में एक स्केच बन जाए इनसे रिलेटेड. फिर इसके बाद हम वन बाय वन इनकी पोएम्स को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी ताकि आपके माइंड में पोएट से रिलेटेड क्लियर स्केच हो. ठीक है, तो इसलिए अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. So romantic poetry has been written since the late 1700s up past the first reform bill passed in 1832. हाँ जी, अब रोमांटिक एरा हमने अगर आपने फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री को पढ़ा है तो उसमें हमने बाकायदा डिस्कस किया है कि जी रोमांटिक एरा कहाँ एग्जिस्ट करता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में और डेट क्या थी. तो 1798 टू 1837 तक ऑलमोस्ट ये क्या है जी एरा एग्जिस्ट करता है. यहाँ पे एक बात आ रही है रिफॉर्म बिल की. ठीक है, 1832 में एक रिफॉर्म बिल पास हुआ था. अगरचे ये आपसे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए. इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके. रिफॉर्म बिल क्या था? इट वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके दैट इंट्रोड्यूस्ड मेजर चेंजेस टू द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स. That introduced major changes to the electoral system of electoral electoral. ठीक है, electoral system of England and Wales. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो जी ये आपको पता होना चाहिए कि रिफॉर्म बिल था और कब पास हुआ 1832 में. There was many romantic poets in romantic era, many who have touched the hearts of many readers and still do till this day. अभी तक वही काम कर रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं. विलियम ब्लेक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट टू एग्जिस्ट. हमने विलियम ब्लेक को प्री रोमांटिक में पढ़ा गया. आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने ऑथर्स को डिस्कस किया है. तो आपको बताया सबसे पहले प्री रोमांटिक्स में विलियम ब्लेक का भी जिक्र आता है. अब आपको बताएंगे आगे इस पेपर के बारे में बताया गया. दिस पेपर फोकसेस ऑन सम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ विलियम ब्लेक्स लाइफ, विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट एंड सम सॉन्ग्स फ्रॉम टू ऑफ हिज फेमस बुक द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. थोड़ा थोड़ा उनके पोएम्स को भी डिस्कस करेंगे बट वो ओवरऑल नहीं होगा, सिर्फ एक इमेज उसका आपको क्रिएट करने के लिए इसलिए आपको बताया जाएगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह के उन्होंने वर्क लिखे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं इनमें तभी वही आपको सामने डिस्कस की जाएंगी. तो आपने बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है, एंड तक देखना है. इंशाल्लाह आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विलियम ब्लेक से रिलेटेड. सो आगे जी ये जो पैराग्राफ है ये आपने नहीं करना बिकॉज ये जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड है. बायोग्राफी से देखते हैं. बायोग्राफी अब हम विलियम ब्लेक के बारे में देख रहे हैं कि कब पैदा हुए, कहाँ से तालीम हासिल की और कहाँ किस किस आर्ट में वो एक्सपर्ट थे. तो जब विलियम ब्लेक वाज बोर्न ऑन नवंबर 28 1757. हमारा रोमांटिक एरा 1798 में स्टार्ट होता है, ये पैदा हो रहे हैं 1757 में. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हिम प्री रोमांटिक. He was the first of the great English romantic poets as well as a painter. बहुत important trait. ठीक है, ये इनका एक तरह से प्रोफेशन में था. ही वॉज पेंटर, इनग्रेवर एंड प्रिंटर. ये चीज़ों को एक तरह से ये आर्टिस्ट थे. दैट्स वाई आपने देखा होगा जो आपकी स्टार्टिंग में हेडिंग है इट वाज आल्सो विलियम ब्लेक एज अ पेंटर और एज अ आर्टिस्ट. उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पेंटिंग में, इनग्रेविंग में, इन चीज़ों में. ठीक है, विलियम ब्लेक वॉज द थर्ड सन ऑफ अ लंडन होजियर. लंडन होजियर कौन होता है?
सेलर ऑफ होजरी, होजरी एक कपड़ा होता है ना, उसका सेलर जो होता है। ही वॉज ब्रॉट अप इन पुअर हाउस, ठीक है, हमें क्या पता चलता है कि बहुत वेल्दी फैमिली नहीं थी, पुअर हाउस था। होल्ड एंड हैड वेरी लिटल स्कूलिंग, बहुत ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की। ब्लेक लिव्ड इन और नियर टू लंदन, वो लंदन के करीब रहे। अ सिटी विच डोमिनेट्स मच ऑफ हिज वर्क, अब आपसे कोई पूछे कि कौन सी सिटी थी जिसने ब्लेक के वर्क को असरअंदाज किया, मतलब ब्लेक के माइंड में वो रही, उससे रिलेटेड उन्होंने अपने पोएम्स लिखी, और डेफिनेटली लंदन था। आगे आप जाके देखेंगे चिमनी स्वीपर्स और भी बहुत सी पोएम्स हैं जो कि लंदन पे और वहाँ के जो हालात थे उस पर बेस्ड हैं, ठीक है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस और द लंदन विच ब्लेक सॉ द न्यू यरूशलेम द किंगडम ऑफ द गॉड ऑन अर्थ। अब क्या है जी, बहुत सी सॉरी, बहुत सी यादें जुड़ी हैं विलियम ब्लेक की लंदन सिटी के साथ, तो उसको न्यू यरूशलेम एक तरह से कंसीडर करते थे विलियम ब्लेक, किसको, लंदन को। सो ब्लेक ऑब्टेन्ड मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन थ्रू द रीडिंग ऑफ बाइबल, ब्लेक ने मोस्टली अपनी एजुकेशन को किससे कंसीडर किया, किससे हासिल किया, बाइबल से, ठीक है, बाइबल को पढ़ के। ऑफ मिल्टन, मिल्टन, जॉन मिल्टन एक तरह से क्या थे उनके, उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। एंड ग्रीक एंड लैटिन क्लासिक लिटरेचर, मैंने आपको बताया था कि जो रोमांटिक्स थे वो ग्रीक और लैटिन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, वहाँ से क्या करते थे, एक तरह से इंस्पिरेशन लेते थे। आगे आपके पास एक कोटेशन है, ये आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको लीव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें यही बताया गया है बच्चों कि आपको विलियम ब्लेक ने क्या किया, जो आपके जो यहाँ पे एक कहाँ पे, यहाँ पे एक नेम है इलेजा, ठीक है, एक इलेजा नेम है, और एक यहाँ पे आपका नेम है हेब्रू, ठीक है। ये दोनों प्रॉफिट्स कंसीडर किए जाते हैं जूडाइज़म में, ठीक है, जूडाइज़म जो रिलीजन है उसमें ये दोनों प्रॉफिट कंसीडर किए जाते हैं। पूरे पैराग्राफ में, छोटे से पैराग्राफ में, कोटेशन में यही बताया गया है कि उसको उनसे भी क्या थी, इंस्पिरेशन इसने ली थी विलियम ब्लेक ने। नेक्स्ट देखें, विलियम ब्लेक वॉज अ सेल्फ टॉट पोएट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। विलियम ब्लेक क्या थे जी, एक सेल्फ टॉट पोएट थे, उन्होंने खुद से चीज़ें ऑब्जर्व की और फिर खुद से लिखा, उन्होंने कहीं से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं ली थी। हु स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री एट द 12 एज, देख रहे हो आप लोग, कब उन्होंने स्टार्ट की पोएट्री लिखनी, 12 एज से, 12 साल की उम्र में उन्होंने क्या की, पोएट्री लिखना स्टार्ट की। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स वाज कॉल्ड पोएटिकल स्केचेस, पहली बुक का क्या नेम था, पोएटिकल स्केचेस, विच वॉज प्रिंटेड इन 1783, कब प्रिंट की गई वो, 1783 में प्रिंट की गई। आपसे कोई पूछे कि विलियम ब्लेक का पहला क्या वर्क था तो वो कौन सा था, पोएटिकल स्केचेस, जो प्रिंट कब हुआ, 1783 में। लिखा बहुत पहले होगा, 12 साल की उम्र से लिखना स्टार्ट किया, लेकिन प्रिंट वो कब हुआ, 1783 में। ही वॉज लेटर अप्रेंटिस इन 1771 टू अ लंदन इनग्रेवर, इनग्रेवर कौन होते हैं, कहते हैं ना कुंदा करना, किसी चीज़ को इनग्रेव करना, वो जो, तो उस इन्होंने क्या किया, वहाँ से उसकी तालीम हासिल की जेम बेसायर से एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, ठीक है। ये अब आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट भी अंदर आ रहा है ना, तो उसका भी पता चल रहा है। आफ्टर स्टडिंग एट द रॉयल अकेडमी स्कूल, कहाँ से पढ़ा उन्होंने, रॉयल अकेडमी स्कूल से। विलियम ब्लेक बिकेम इंटरेस्टेड इन द गोथिक आर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, इट्स अ टाइप ऑफ आर्ट। गोथिक आर्ट की आपको आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने जब इंट्रोडक्शन देंगे, गोथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड लेटर डिज़ाइन, वाटर कलर्स एंड इनग्रेव्ड इलस्ट्रेशंस फॉर मैगजीन। ये फाइन आर्ट्स वालों को ज़्यादा इस चीज़ की समझ आ सकती है कि उन्होंने क्या किया था, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके एक बहुत ही अच्छे कॉपर प्लेट्स आगे लिखी हुई हैं, वाटर कलर्स लिखे हुए हैं। तो ये सारा कुछ ही बताने की कोशिश की जा रही है कि पोएट तो थे ही अच्छे, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने इसकी ट्रेनिंग ली, किसकी, आर्ट की, गोथिक आर्ट की, आर्किटेक्चर में इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो इन्हीं चीज़ों को उन्होंने अपने बाद में पोएम्स में भी यूज़ किया। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई हैं आपको गोथिक आर्ट की। वन ऑफ द आर्ट वुड इंक्लूड गॉड जजिंग एडम, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गॉड जजिंग एडम, द एंशियंट ऑफ द डेज, यहाँ पे आर्ट्स के एग्जाम्पल हैं, अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। आगे चलें, इन 1783 विलियम ब्लेक मैरिड कैथरीन, अब उनकी पर्सनल लाइफ के हम फर्दर उसको देख रहे हैं, किससे शादी की उन्होंने, कैथरीन बाउचर से, ठीक है। तो कैथरीन लर्न हाउ टू पेंट एंड ड्रा, ठीक है, उन्होंने कैथरीन ने भी वही चीज़ें आर्टिस्ट
थी वो भी उन्होंने भी सीखा कि किस तरह चीज़ों को पेंट और ड्रा करते हैं। एंड लेटर असिस्टेड विलियम ब्लेक को असिस्ट किया होगा, फिर इस तरह उसको पसंद आ गई होगी और फिर क्या हुआ, शादी हो गई थी। एट द आर्ट एंड पोएम्स आर लिंक टू वन अनदर, ऑल द आर्ट एंड पोएम्स आर लिंक टू वन अनदर, जितना भी आर्ट किया उन्होंने, जितनी भी पेंटिंग्स बनाई, उनसे पेंटिंग से रिलेटेड पोएम्स लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टू फुली अप्रिशिएट ईच पोएम यू मस्ट ऑल्सो व्यू द आर्ट वर्क दैट गोज अलॉन्ग विद। अगर किसी पोएम को आपने पढ़ना है तो उससे रिलेटेड अगर कोई आर्ट बना है विलियम ब्लेक ने, तो आपको उसके अप्रिशिएट ज़्यादा कर सकते हैं जब उसको देख के वो पोएम पढ़े। ठीक है, होता है ना। तो आपको ये बात पता चल रही है कि विलियम ब्लेक एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे और बहुत अच्छे पोएट भी थे। विलियम ब्लेक क्रिएटेड वर्क अप अनटिल ही वॉज 70 ईयर्स ओल्ड। देखे 12 साल से स्टार्ट किया काम लिखना और 70 साल की उम्र तक क्या किया इन्होंने, काम लिखना जारी रखा। हिज लास्ट वर्क, अब आपको ये आपसे पूछे कि लास्ट वर्क कौन सा था विलियम ब्लेक के, वर्ड द इलस्ट्रेशन टू द बुक ऑफ जॉब। बुक ऑफ जॉब की इलस्ट्रेशन थी। विलियम ब्लेक passed away, SED है, passed away on August 12, 1782। 82 को क्या हुआ जी, उनकी डेथ हो गई। He was buried in an unmarked grave। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा जो पोएट्स होते हैं, जैसे चौसर था, उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में उसको बरीड किया गया, लेकिन और कुछ ना कुछ लिखा जाता है उनके ग्रेव पे, पर विलियम ब्लेक की ग्रेव पे कुछ भी नहीं लिखा गया। पब्लिक सिमेट्री में इसको उनको एक जो बन हिल जगह थी लंदन, उन वहाँ पे उनको दफनाया गया। हाँ जी बच्चों, थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने विलियम ब्लेक के इंट्रोडक्शन को देखा है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हमने सारा कुछ देखा है कि कहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की, एज आ उसको हमने एज आ आर्टिस्ट देखा है, फिर उसकी मैरिड लाइफ को देखा है और उनको कब उनकी डेथ हुई है, सारा कुछ देखा। मैंने उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जाना है। अब नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करेंगे विलियम ब्लेक एज ए रोमांटिक पोएट, और एज ए रोमांटिक पोएट में हम इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस करेंगे, जो कि 2 वर्क्स थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 इम्पोर्टेंट वर्क्स थे जो कि बाद में कोलैबोरेशन करके भी लिखा गया। मैं आपको फर्दर सारी डिटेल बताऊंगी। तो उन 2 वर्क्स में जो इम्पोर्टेंट पोएम्स थे उनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। विलियम ब्लेक एज अ रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट्री हैज़ बिकम अ डायरेक्ट लिंक टू नेचर पोएट्री। आपको बहुत अच्छे से पता है, फीचर्स में आपने इस चीज़ को देखा है कि रोमांटिक पोएट्री क्या थी, उसमें नेचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। आगे वर्ड्सवर्थ को, कॉलेज को आप पढ़ेंगे तो आपको फर्दर पता चलेगा। ऑल दैट इज़ रिटन यूजली इन्वॉल्व नेचर। जो कुछ भी लिखा था ज़्यादातर उसमें नेचर इन्वॉल्व होती थी। रोमांटिक पोएट्री हैज़ टू द पॉपुलर माइंड, हाँ जी, आगे आपके एक कोटेशन है, अगर आप चाहें तो इसको ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसमें यही नेचर और रोमांटिक पोएट्री की बात की गई है। रोमांटिक पोएम्स यूजली प्रेजेंट द बैकग्राउंड विद ह्यूमन लाइफ, एक्सप्रेसिवनेस एंड पैशन। मोस्टली इंसान के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, एक्सप्रेसिवनेस के बारे में, चीज़ों को जाहिर करने के बारे में, और पैशंस, जो आपके अंदर पैशन इमोशन होते हैं उनको जाहिर करने के बारे में। एंड दे कोरिस्पॉन्ड नेचर, और डेफिनेटली हाँ, ये सारी चीज़ों का लिंक किसके साथ है, नेचर के साथ है। विद द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आपके अंदर स्पिरिचुअल वर्ल्ड होती है, नेचर इसे में आ जाता है। वर्ल्डली जो परसूट्स होते हैं उनसे दूर की बातें होती हैं। ब्लेक राइट्स इन अ वे दैट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोरस्पॉन्डेड टू एन इनर और स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ब्लेक की क्वालिटीज़ बताई जा रही है, क्योंकि हम इसे एज अ रोमांटिक पोएट डिस्कस कर रहे हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्लेक राइट्स यूजिंग सिम्बल्स। ब्लेक ने ज़्यादातर किस चीज़ को यूज़ करते थे, सिम्बल को। विच एनी पार्ट ऑफ नेचर इज़ प्रेजेंटेड एज एन ऑब्जेक्ट। पार्ट, नेचर का कोई भी पार्ट, चाहे वो ट्री को कह रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेंगे, वो एक नेचर को ऑब्जेक्ट उसको कंसीडर करेंगे। डिस्प्लेड बियॉन्ड इट्सेल्फ। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री को पढ़ा, तो हमें पता चला कि बियॉन्ड द वर्ल्ड बात करते थे रोमांटिक पोएट्स, क्योंकि स्केप चाह रहे होते थे। एक तरह से टाइम ऑफ रेवोल्यूशन था, तो इसलिए क्या था कि स्केप चाह के नेचर को ज़्यादा अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते हैं। मैनी रोमांटिक पोएट्स फॉलो द पैटर्न ऑफ राइटिंग, फॉर एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ, कॉलेज एंड शेले।
इसी पैटर्न को मोस्टली पोएट्स ने भी फॉलो किया, जो कि बियॉन्ड रियलिटी पे जाता था। दे ऑल ऑब्जर्व नेचर एंड गिव इट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन एंड देन लिंक इट टू द व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इन देयर पोएट्री। उन सब ने क्या किया, पोएट्री को और नेचर को कनेक्ट करने की कोशिश की और फिर बताने की कोशिश की वो पोएट्री में क्या कहना चाह रहे हैं। हाउएवर वर्ड्सवर्थ ओपिनियन डिफर्स, लेकिन वर्ड्सवर्थ का ओपिनियन थोड़ा डिफर करता है। हर देखिए ना, हम ये नहीं कह सकते कि जितने सारे रोमांटिक ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, उन सब के ओपिनियन सेम होंगे, नहीं, मोस्टली सेम हो सकते हैं, बट कुछ पॉइंट्स पे वो एक दूसरे से डिफर भी कर सकते हैं। सो अदर रोमांटिक, ही इंसिस्ट द एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स accurately although necessarily is not at all a sufficient condition for पोएट्री। तो वो ये कह रहा है कि ये जो एबिलिटी है ज़रूरी नहीं है पोएट्री के लिए। हमने पहले भी पढ़ा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए दोबारा बता रहे हैं। इस तरह वर्ड्सवर्थ के व्यूज़, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिल के रहकर बैलेट्स लिखे थे, ठीक है। इनमें जो पोएम्स हैं उनके जो मिल के उन्होंने एक वॉल्यूम लिखा था, लेकिन बाद में वर्ड्सवर्थ ने, कॉलरिज ने ही वर्ड्सवर्थ पे क्रिटिसिज्म किया, उसकी लैंग्वेज से एक तरह से डिफ़र किया, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आ सकते हैं। However, this statement is null and void for the mere fact that just about every poet describes object accurately without using many words। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हर पोएट का अपना स्टाइल होता है, वो अपने तरीके से बयान कर सकता है, चाहे वो नेचर हो या चाहे वो वर्डली परसूट्स हो, ठीक है। यहाँ तक एज अ पोएट के हमने 2-3 पैराग्राफ पढ़े। अब हम फर्दर बात कर रहे हैं वर्क्स की, ठीक है। एज अ पोएट में डेफिनेटली वर्क्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और फर्दर आप जब 16 मार्क के लिए, अपने यूनिवर्सिटी का 16 मार्क के लिए, 20 मार्क के लिए क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं, एमए में 20 मार्क का होता है और बीएस में 16 मार्क का होता है, तो डेफिनेटली आप उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त अपनी पोएम्स जो हम पढ़ चुके होंगे उसमें से आप लाइंस ऐड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस क्या है जी? अब जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वर पब्लिश इन 1789। लिख लें, ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश हुए, ठीक है। और 1794 में एक कोलेब्रेशन, एक दोनों को मिला के पब्लिश किया गया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस को, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क क्या है, नाम से तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फर्दर मैं आपको इसको डेफिनेटली क्लियर करूँगी। इस अभी के लिए ये समझ लें कि 1789 में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस लिखे गए, 1794 में ऑलमोस्ट आफ्टर 5 ईयर्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों इकट्ठे लिखे गए। अभी आप देखें बुक लेना, जो आपके कोर्स में बुक शामिल है, तो उसके ऊपर लिखा होता है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, फिर बाद में वो इकट्ठा करके एक वॉल्यूम में पब्लिश कराए गए। तो बेसिकली ये हैं क्या, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस? दे बोथ शो टू कंट्ररी स्टेट्स। तो ऐसे स्टेट्स को ये दोनों पोएम्स के वॉल्यूम शो करती है, बेसिकली वॉल्यूम्स है। अब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है तो इसके अंदर काफ़ी, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो उसके अंदर भी काफ़ी पोएम्स हैं, तो ये दोनों एक तरह से डिफ़र करते हैं। द वर्ड इनोसेंट इटसेल्फ डिस्क्राइब्स कि ये मासूमियत से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, ऐसी बातें हैं जो हार्श, जिसमें रियलिटीज़ नहीं होंगी। जबकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ऐसी पोएम्स होंगी जिसमें हार्श रियलिटीज़ होंगी, बिटर रियलिटीज़ होंगी, जो कि थोड़ी तकलीफ दे होती हैं। आई होप इट्स क्लियर, द डिफरेंस इज़ क्लियर। सो अब स्टार्ट करते हैं द इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज अबाउट अ मैन हु इज़ प्लेइंग सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस विद अ पाइप। अब देखिए, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखे गए, उसके अंदर पोएम्स है, बट उससे पहले भी एक इंट्रोडक्शन लिखा गया, ठीक है। डेफिनेटली आप एक बुक लिख रहे हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, उसमें डिफरेंट पोएम्स लिख रहे हैं, जितनी भी पोएम्स हैं, उससे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, आप वो क्या है वो बता रहे हैं अब यहाँ पे। तो इंट्रोडक्शन, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इज अबाउट अ मैन, एक इंसान के बारे में, हु इज़ प्लेइंग सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस। इनोसेंस के सॉन्ग है ना, तो हैप्पीनेस यहाँ पे होगी। विद अ पाइप लाइक इंस्ट्रूमेंट, एक पाइप की तरह बांसुरी हो सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अ चाइल्ड अपीयर्स, एक बच्चा सामने आता है, बिफोर हिम, उसके सामने एक बच्चा आता है, एंड रिक्वेस्ट हिम टू प्ले अ सॉन्ग, और उसको दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट करता है कि एक सॉन्ग प्ले करे। तो किससे रिलेटेड प्ले करें? अबाउट अ लैम्प। किससे रिलेटेड? अ लैम्प से रिलेटेड। बात ये आपने याद रखनी है, जो लैम्प है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में, ठीक है। द
लैम्प का जो सिंबल है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। आगे सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में भी एक इसी तरह का कैरेक्टर है, वो मैं वहाँ पे आगे जाके बताऊँगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। तो द बॉय आस्क अगेन फॉर हिम टू प्ले दैट सेम सॉन्ग अगेन। बॉय फिर कहता है कि वो प्ले दोबारा करे। सो ही प्लेज एंड द चाइल्ड इज फिल्ड विद जो प्ले करता है और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो भी जो आपका इंट्रोडक्शन है वो भी स्टांजास की फॉर्म में डिवाइडेड है। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो, क्योंकि आपको नॉलेज होगी तभी तो आप फर्दर कोई पीपीएससी एनटीएससी कोई भी टेस्ट आता है तो इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो बेहतर होता है कि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी हो। ये चाहें तो आप लोग ये चीज़ स्किप कर सकते हैं, आप लोग अपनी नॉलेज के लिए इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फर्दर अब क्या है, आपकी पोएम के बारे में बता रहे हैं, द चिमनी स्वीपर। ये आपकी सिलेबस में ये पोएम है, इंशाल्लाह हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। द सॉन्ग द चिमनी स्वीपर इज़ अबाउट अ बॉय हुज मदर हैज़ डाइड। द यंग बॉय वाज पुट टू वर्क एज अ चिमनी स्वीपर। चिमनी स्वीपर क्या होता था लंदन में उस टाइम, छोटे छोटे बच्चों को चिमनी के अंदर जो सूट होता है, जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है, जो सारा ये पे लिखा हुआ है ना, मैं आपको उसका जिस्ट ऑफ द आइडिया दे रही हूँ। जो ब्लैक कलर का पाउडर होता है उसको साफ़ करवाया जाता था, क्योंकि चिमनीज बहुत छोटी होती थी तो बड़े लोग उसमें नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम बच्चों को ये काम दिया जाता था कि बच्चे जाएं और उसको साफ़ करें, ठीक है। तो ये एक तरह से चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज़ उठाई विलियम ब्लेक ने, ठीक है। तो उस वक़्त क्या था, अब उसी की स्टोरी बता रहे हैं। द यंग बॉय वॉज पुट टू वर्क एज अ चिमनी स्वीपर राइट आफ्टर द इंसिडेंट। जैसे ही उसकी माँ की डेथ हुई, उस बच्चे को क्या किया, काम पे लगा दिया गया। द बॉय डिड नॉट इवन हैव द चांस टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग अबाउट हिज मदर डेथ। बेचारे को इतना मौका भी नहीं मिला कि अपनी माँ के बारे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे। देयर इज अ बॉय मेंशन इन दिस सॉन्ग नेम टॉम डेक्री। क्या नेम है जिसका, टॉम डेक्री, हु क्राइड बिकॉज हिज हेड वॉज शेव्ड। अब बेचारे का क्या है, उसको बाल्ड कर दिया गया, उसको गज्जा कर दिया गया, उसके हेड को शेव कर दिया गया, क्योंकि वो चिमनी साफ़ करेगा, अपने अंदर जाएगा चिमनी के अंदर तो डेफिनेटली सूट होगी, ब्लैक कलर का जो पाउडर होता है जो धुएं की वजह से बनता है तो वो उसके बालों में लग जाएगा, तो इस वजह से बाल ही कटवा देते हैं। तो ये बच्चों एक तरह से चाइल्ड लेबर के खिलाफ बताई गई बातें। तो क्या है आगे, फर्दर यहाँ पे कोटेशन है, ये आप चाहें तो आप इसको अभी डेफिनेटली हम जब लाइन बाय लाइन करेंगे तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसलिए यहाँ पे जो भी बातें हैं फर्दर आपकी इतनी फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़िलहाल काफ़ी है। तो यहाँ पे ही इज़ एक्सप्लेनिंग द ड्रीम। बच्चे को क्या है, एक ड्रीम आता है, मैं आपको एक समरी से बता देती हूँ। बच्चे को एक ड्रीम आता है कि सारे बच्चे जो बाकी हैं चिमनी को साफ़ करते हैं, वो एक कॉफ़िन के अंदर बंद है, ठीक है। तो कॉफ़िन के अंदर बंद है और एक एंजल आएगा और उस कॉफ़िन को खोलेगा और बच्चे आज़ाद हो जाएंगे और घूमे फिरेंगे। तो ये सारी एक तरह से बच्चों की साइकी पे पोएम लिखी गई है, जहाँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंजल then told Tom to be good and he will also go to heaven when he dies and have God as his father। तो वो बच्चे बेचारे जो अकेले रह जाते हैं उनको काम पे लगाया जाता है, और काम पे जब लगाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो क्या है, उसको ड्रीम आता है कि एंजल आएगा और उसको कहेगा कि नहीं तुम ठीक रहो, तुम अच्छे से अच्छे बच्चे बन के रहो, जब डेथ होगी तो फिर तुम जन्नत में जाओगे, इस तरह का है। उसको देता है। ब्लेक राइट दिस पोएम टू शो देम दैट as long as they are good on earth they will go to heaven and there will be no need to fear going to hell। तो यहाँ पे ब्लेक एक मैसेज दे रहा है कि जब तक अच्छाई करोगे दुनिया में तब तक आखिरत में कोई भी आपको हेल में नहीं भेज सकता, आपको हेल में जाने का डर नहीं है। ये किसकी बात थी, एक पोएम थी द चिमनी स्वीपर्स, कहाँ से लेगी थी, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। अब बात करेंगे द लैम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, आपके सिलेबस में नहीं है ये, इसलिए मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ, आपने सारे को एक दफ़ा पढ़ लेना है, कोई भी मसला मुझे बता देना है। लैम बेसिकली, लैम को शो किया जाता है, लैम इज़ अबाउट सॉरी द सॉन्ग द लैम इज़ अबाउट अ लैम हु इज़ क्यूरियस ऑन हिज क्रिएटर इज़। वो जो जानना चाहता है कि उसको पैदा करने वाला कौन है। ही वंडर्स हु क्रिएटेड द फूड दे ईट। वो इस बात को सोचता है कि कौन, किसने फूड खाने को पैदा किया। द वाटर दे ड्रिंक, वो पानी जिसको वो पीते हैं, वो खाना जिसको खाते हैं। द वूल दे वेयर एंड द वॉइस दे स्पीक। तो लैम क्या है, क्यूरियस है अपने ओरिजिन को लेके, अपने कि किस तरह वो पैदा हुए और क्या क्या वो जो उनके साथ रहा वो कैसे हो रहा है। तो बेसिकली लैम क्या है, एक तरह से सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है।
इसकी लास्ट लाइन को देखें। A statement is an explanation of God, the creator of the lamb, but he also stated that God is the lamb. तो यहाँ पे उनके अपने व्यूज़ हैं, ठीक है, तो इसलिए वो गॉड को एज अ लैम कंसीडर कर रहे हैं। लैम एक बहुत ही इनोसेंस सा क्रिएचर यहाँ पे शो किया गया, तो ये उनके अपने बिलीव्स हैं, हम इससे एग्री नहीं करते। यहाँ पे आपने देख लेना, इसको पढ़ लेना। अब बात आ रही है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की। सो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इज बेसिकली दे रिप्रेजेंट बिटरनेस एंड आयरॉनिक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हार्श टोन आ जाती है विलियम ब्लेक की, और थोड़े से ज़्यादा तल्ख तजर्बात आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस द सीक्वल टू द इंट्रोडक्शन द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। मैंने आपको बताया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पहले आए थे और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस बाद में पब्लिश हुए। तो सीक्वल हुआ और दोनों को कोलैबोरेशन में सीक्वल हुआ। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ ब्लैक, अब यहाँ पे अगेन इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको पता चल रहा है कि क्या आता है। तो इन द फर्स्ट स्टांजा ब्लेक वांट्स एवरीबडी टू हेयर हिम। ब्लेक चाहते हैं कि सब इसे सुने। ही इज़ नाउ अ पर्सन हु हैज़ एक्सपीरियंस लाइफ एंड होली वर्ड। अब वो ऐसा इंसान बन बोल रहा है। आप देख रहे हो पहले सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस थे, उसमें इंसान बोल रहा था और बच्चा आता है, बच्चा उससे कहता है कि हाँ जी मुझे सुनाए, मुझे एक सॉन्ग सुनाए, और खुशी से सॉन्ग सुनाने लगता है। बट सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में डिफरेंट है। वो कहता है कि सारे मुझे सुनो, वो चाहता है, क्योंकि वो हर चीज़ तल्ख तजर्बात का एक तरह से उसको कर चुका होता है। तो इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टांजा ब्लैक इज़ रेफरिंग टू द लेफ्ट सोल एंड देन ही राइट्स द स्टेरी पोल। अब यहाँ पे उसकी लाइंस हैं, ठीक है। तो इसको हमने, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इनको हमने नहीं देखना। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ इसका यही बता देती हूँ कि इसमें डीप है और इसको जो भी आपकी व्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड आ जाते हैं थोड़े से, क्योंकि एक तजर्बा हो चुका होता है ना। यहाँ पे मासूमियत को और तजर्बे को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर। तो सो द सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड यहाँ पे इन मैनी परस्पेक्टिव ब्लैक इज़ द सन हु वाज इन स्लम्बर। स्लम्बर होता है नींद में। आफ्टर द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, देखा कि सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जब वो लिख रहा था तो ऐसा था जैसे वो एक नींद में इंसान होता है जिसको दुनिया का कोई होश नहीं होता। एंड नाउ ही हैज़ रिटर्न विद मोर नॉलेज। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज में आ जाता है। एंड इज़ कंटिन्यूइंग द सॉन्ग फ्राम द लास्ट बुक, और अपने सॉन्ग को कंटिन्यू कर रहे हैं आखिरी किताब तक। अगेन एक और बात कि जो जो टाइटल पोएम्स के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में है मोस्टली वही टाइटल, मोस्टली सारे नहीं, मोस्टली वही टाइटल सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस बुक में भी हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर की पोएम्स चेंज होंगी। इंशाल्लाह हम जब पोएम करेंगे आपको ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे भी द चिमनी स्वीपर है, ठीक है। द सॉन्ग इज़ लिटिल डिफरेंट दैन दैट ऑफ चिमनी स्वीपर फ्राम द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। जो ये पोएम है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की चिमनी स्वीपर में से डिफरेंट है, और ये वाली डिफरेंट है फ्रॉम टॉम इज़ नॉट मैं, उसमें भी टॉम था बट टॉम यहाँ पे टॉम इज़ नॉट मैंशन, बट आई थिंक दैट दिस टाइज इन द टॉम्स परस्पेक्टिव ऑफ हिज पेरेंट डेथ। वहाँ पे क्या होता, टॉम था करेक्टर था, लेकिन यहाँ पे टॉम करेक्टर नहीं है, लेकिन परस्पेक्टिव वही है। इन द फर्स्ट स्टांजा लिटिल बॉय इज क्राइंग इन द स्नो ड्यू टू द सोरो ऑफ हिज पेरेंट्स डेथ। ही क्वेश्चंस वेयर हिज पेरेंट वेंट एंड इन रिस्पॉन्स ब्लैक राइट दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। टॉम वॉज ड्रेस्ड इन द क्लॉथिंग दैट समवन वुड वेयर एट अ फ्यूनरल। अब यहाँ पे क्या है, पहली वाली आपने देखा उसमें इसकी सिर्फ मदर की डेथ होती है तो क्या होता है वो फ़ौरन काम पे चला जाता है। पर यहाँ पे क्या है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में वो फ्यूनरल ड्रेस में है, वो बाकायदा मोर्न कर रहा है, बाकायदा एक चीज़ को अफसोस कर रहा है। टॉम थिंक्स दैट by smiling in the field of snow and acting happy when singing and dancing that his parents would think they have not hurt him and left life on earth to save in the God and heaven। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है। यहाँ पे बच्चा क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुका है, बच्चा मैच्योर हो चुका है, तो बच्चे को पता है कि उसने खुश एक तरह से रहने की एक्टिंग ही करनी है ताकि उसके जो पेरेंट्स है वो हेवन में जाके खुश रहे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई आपको ये चीज़ पता चलेगी। इन मैनी ओपिनियन द चाइल्ड फ्राम दिस पोएम व्यू हिज पेरेंट्स डेथ एज अ बिट्रेयल टू हिम सो दे कुड बी विद गॉड। तो बच्चा क्या समझ रहा हो रहा है, पहले में क्या था, पहले वाली सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो चिमनी स्वीपर था उसमें बच्चा एक तरह से उम्मीद होती है कि जब वो जाएगा ऊपर तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चे को फीलिंग है कि उसके माँ बाप को उससे छीन लिया गया है, सिर्फ इससे उनको धोखा दिया गया है उसको कि वो खुदा से मिल सके। नेक्स्ट जी लास्ट टाइगर पोएम आपकी, इसके बाद कंक्लूजन है। टाइगर पोएम आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आपने एक कोशिश करनी है कि उसको एक दफ़ा
पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है ताकि आपको पता चल जाए इसमें क्या है। मैं इतना बता सकती हूँ, तो टाइगर इज़ द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। टाइगर क्या है, लैम था वो इनोसेंस का सिंबल था, एक तरह से गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा था, क्राइस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट यहाँ पे टाइगर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ, लस्ट एंड एग्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है और एक तरह से पीक ऑफ हिज लिरिकल अचीवमेंट है। पीक ऑफ विलियम ब्लेक्स लिरिकल अचीवमेंट इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोएम है, आपने इसको देख लेना। कंक्लूजन में देखें, द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट टू अपोजिट आइडियाज़। आपको आई होप आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको ज़रूर इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एवरी मैंस नेचर, ठीक है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आगे फर्दर इंशाल्लाह जब पोएम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। ब्लेक हैड ग्रेट सिंपैथी फॉर द रेवोल्यूशनरीज एंड हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशन फॉर द रेवोल्यूशन। आपको पता है दैट वाज द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन, मैंने आपको बताया है। तो इसमें क्या है, तो उस वक़्त को हालात को मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ें लिखी कि आप टिप्स को देख लेना है। यहाँ पे देखें, ही रोट द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस टू डेमोस्ट्रेट दैट रियलिटी ब्रिंग ऑन एक्सपीरियंस। कि इंसान को हमेशा ही सोया नहीं रहना चाहिए, उसको आंखें खोल के इर्द गिर्द की सच्चाइयों को देखना चाहिए। आई होप दैट आफ्टर रीडिंग दिस पेपर, ये आपका लास्ट में आपने ऐड नहीं करना यहाँ पे। मैं यही कहूँगी इस तरफ से कि आई होप दैट कि आफ्टर दिस वीडियो आप विलियम ब्लेक को और उसके वर्क को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। सो गुड लक, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, इफ देयर एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, टेल मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।